नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 में पर्यावरण अर्थात ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग अपना सिलेबस कवर कर लिया है। देखिए आज की जो क्लास है वो ईवीएस क्लास 5 एनसीईआरटी जो किताब है इसकी ये अंतिम क्लास है। इसके बाद आपको मैप बताना है, यानी कि नक्शे से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले 2-3 साल से लगातार हो रहा है कि नक्शे से आपको 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसके बाद हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, फिर हमारा ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ईवीएस यथार्थ पर्यावरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की अंतिम क्लास को आज बेहतर तरीके से जैसे ईजी में समझना होता है हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे के कार्यों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा, देखिए आज बड़ा अच्छा दिन है कि 26 नवंबर संविधान दिवस भी है और आज हम लोग संविधान निर्माता के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा वो होगा, देखिए एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उनका नाम था जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, देखिए हालांकि ये तबला वादक थे, लेकिन जानना हमको ये है कि ये हमारे भारत देश के क्या है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति। अब इनका जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एनसीईआरटी क्लास 5 की पुस्तक है उसमें इन्होंने अपनी किताब में कई सारे पाठ का या कई सारे लेख लिखे हैं। उन्हीं में से एक लेख हमारी पुस्तक में आ गया है, इसलिए इनका हमें थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। ठीक है, तो जाकिर हुसैन कौन थे? ये हमारे जो भारत देश है हमारे भारत देश के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। एक चीज और, इसके बाद में एक चीज और, एक लाइन है, इसको ध्यान रख लीजिए। देखिए अहमदाबाद में, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वन लाइनर है एक लाइन में, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अहमदाबाद में 26 जनवरी सन 2001 में 26 जनवरी सन 2001 में बहुत ही भयंकर क्या आया था, भूकंप आया था। बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिससे बहुत सारे जन और माल की हानि हुई थी। ठीक है, देखिए भूकंप जब भी आता है तो आप जानते हैं कि भूकंप को रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है कि भूकंप किस स्तर का था, किस लेवल का था। और ये जो रिएक्टर स्केल होता है इसकी पूरी मशीन जो होती है वो सिस्मोग्राफ होती है। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी है, हालांकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, केवल उसमें इतना दिया है कि अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को बहुत भयानक भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये दो थोड़े से जो एक लाइनर थे जहां पे कहानी नहीं बैठती, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक पे या अपनी कहानी पे, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे अब जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, ये अभी 2016 के पेपर में आपको पूछा हुआ था, तो काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया, तो आप गलत मत कीजिएगा। देखिए उसने सीधा सीधा पूछा था, क्या पूछा था कि एक बच्चा है, उसकी कांच में धब्बे पड़ जा रहे हैं या उसका कांच समय के साथ गंदा हो जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे हम लोग ऐसे जब सांस लेते हैं ना, सांस, तो ध्यान समझिएगा बात को। हमारी जो हवा होती है या मुंह की जो सांस होती है वो क्या होती है, वो होती है गर्म। ठीक है, वो होती है गर्म। लेकिन जो चश्मा होता है, चश्मा, इसका जो शीशा होता है, शीशा, ये होता है ठंडा। ठीक है, देखिए ये होता है गर्म, ये होता है ठंडा। अब होगा क्या, जब ये सांस इस पे आएगा, ठीक है, गर्म चीज जब ठंडे पे पड़ती है, गर्म चीज जब ठंडे पे पड़ती है हवा, तो ये बूंदे बना देगा। क्या बना देगा? बूंद बना देगा। ठीक है, पानी की बूंद यानी कि जल की बूंद बना देगा। और यही बूंद शीशे पे इकट्ठा होती रहती है, उसको साफ करते रहते हैं, इकट्ठा होती रहती है, साफ करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये शीशे को या कांच को गंदा कर देती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति का कांच गंदा हो गया, वह बार बार साफ करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यही है कि जो गर्म हवाएं हैं जब वो कांच पे पड़ती हैं, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए
अभी जैसे हम लोग सांस ऐसे लेते हैं ना ठंडी में, ऐसे धुआं निकलता है, ठीक है। तो इसी को जैसे कभी आप क्या कीजिए, ऐसे मुंह देख रहे हैं, शीशे में मुंह देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मार दीजिए, आपका मुंह पूरा धुंधला हो जाएगा, डीएसएलआर हो जाएगा, ठीक है। डीएसएलआर मतलब पूरा पीछे का खत्म, ब्लर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी गर्म हवा ठंडी चीज पे पड़ती है तो वहां हल्का हल्का पानी की बूंदे बना देती है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आपकी बाइक बाहर खड़ी रहे तो उसकी गद्दी पे सुबह आप देखेंगे तो बहुत सारा पानी हो जाता है, ठीक। तो इसका ये एक कारण है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, जैसे हम लोग जैसे आपसे हम लोग जो दिल की धड़कन है, आपसे पूछा जाए कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो आप बता देंगे 72। अच्छा ये क्या 72 आदमी में से गिनना था क्या कि हाँ 1 2 3 4 5? ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो मशीन होगी ही। तो जो एक मशीन होती है स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ध्यान समझिएगा। ये जो मशीन होती है ये हृदय की गति, ठीक है, क्या नापती है? हृदय की गति, या कह लीजिए हृदय की धड़कन, दिल की धड़कन, ठीक है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं, इसको थो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से, रुकिए जरा तो यूनिट, स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की धड़कन को मापते हैं, या कह लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो हृदय की धड़कन है कितनी बार वो धक 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 करता है, उसको हम लोग किसे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको आज बताया, जैसे हमारे भारत देश में हालांकि अब तो काफी समानता आ गई है, लेकिन बहुत पहले के समय में इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। मतलब कुछ उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि जितने भी निम्न स्तर के काम है, नाली साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये सब जैसे फिक्स था कि तुम ही करोगे। ऐसा क्यों भाई, वो भी तो इंसान है, सारे गलत काम वो करेगा, मतलब गलत नहीं कह सकते, छोटे मोटे काम या कह लीजिए जिन कामों को नीच समझा जाता है वो करेगा, बाकी सब कोई और करेगा। तो ऐसा हुआ क्या कि एक बार एक व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति, नारायण गोसाई, नारायण गोसाई, ठीक है। और इनकी बहस छिड़ गई किससे? गांधी जी से। किससे? गांधी जी से। देखिए मुद्दा यह था कि एक बार गांधी जी घूमने गए थे। कहां घूमने गए थे, ध्यान रखे रहिएगा? साबरमती, ठीक है। ये जो आपका अहमदाबाद, ठीक है, सॉरी ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद, हालांकि अहमदाबाद में ही है आपका साबरमती भी है वहीं बगल में। तो साबरमती आश्रम में आए थे गांधी जी। कहाँ आए थे? साबरमती आश्रम में। और वहीं पर इनकी मुलाकात हो गई नारायण गोसाई से। तो नारायण गोसाई जी ने कहा कि गांधी जी देखिए ऐसी सी बात है, उच्च वर्ग के लोग हम लोग से काम कराते हैं, वैसे 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 कराते हैं। तो गांधी जी ने कहा तो क्या दिक्कत है भाई, काम तो सबको करना चाहिए। हालांकि गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू सही था। गांधी जी ने कहा बिल्कुल सही है, अपना काम स्वयं करो। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारा ही काम करना है, वो लोग नहीं करेंगे, सारे निम्न स्तर के काम हम ही करेंगे? तो गांधी जी ने कहा देखिए, ऐसे गांधी जी का सिद्धांत था, कोई अगर थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। तो वही गांधी जी ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं और हम करेंगे, हम दूसरों का देख के काम नहीं करेंगे। हालांकि इस बात को लेके नारायण गोसाई और गांधी जी की कभी बनी नहीं, लेकिन फिर भी नारायण गोसाई गांधी जी को अपना गुरु मानते रहे और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पे चलते रहे। कहानी बताने का मतलब ये है कि नारायण गोसाई का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से, ठीक है। उन्होंने किसका विरोध किया था? तो उन्होंने विरोध किया था छुआछूत का। ये ध्यान रखे रहिएगा, किसका विरोध किया था? छुआछूत का विरोध किया था किसने? नारायण गोसाई ने। नारायण गोसाई ने छुआछूत का विरोध किया था। क्लियर रहेगा? अच्छा आगे देखिए, उन्हीं दिनों की बात है। एक देखिए हुआ क्या, उन्हीं दिनों की बात है, एक छोटा सा बालक था, क्या नाम था उसका? भीम। देखिए क्या हुआ,
भीम जो बालक था वो गया नाई के पास, कहा भैया मेरा बाल काट दो, भैया मेरा बाल काट दो। तो नाई क्या बोल रहा है, और देखिए नाई कर क्या रहा था, नाई कर रहा था एक भेड़ के बाल काट रहा था, ठीक है, किसके बाल, भेड़ के बाल को काट रहा था। तो भीम गया, कहा भैया मेरा बाल काट दीजिए। नाई बोला बस तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, तुम्हारे बाल काटने से मेरा उस्तरा, उस्तरा मतलब जिससे आप ये क्या कहते हैं, बाल काटते हैं, कहा मेरा उस्तरा गंदा हो जाएगा, तुम्हारा बाल काटेंगे हम, बस नहीं काटेंगे। तो कहा क्यों, कहे तुम एक नीच जाति के हो, तुम हरिजन प्राणी हो, इसलिए हम तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे। सोचिए, तो ये भीम जी सोचने लगे कि क्या हम या हमारी जाति के लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम लोग इंसान से भी नीचे हैं। वहीं से इनके मन में ये इच्छा, दृढ़ संकल्प इन्होंने ले लिया कि आगे चल के मैं इस प्रणाली को जरूर खत्म करूंगा, और इन्होंने खत्म किया। भीमराव अंबेडकर जी ने बाद में चल के संविधान निर्माण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें, संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और निम्न स्तर के लोगों को, जो अब कह लीजिए कि समाज से एक तरह से बहिष्कृत किए गए थे, उनको इन्होंने बराबर लाने का भरसक प्रयास किया, ठीक है। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आज संविधान दिवस भी है, तो आज ये टॉपिक हमारा बहुत सही टाइम पहुंचा था। तो संविधान निर्माण काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। देखिए हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। देखिए 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी को यानी कि लगभग 2 महीने बाद लागू हुआ था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और जान लीजिए, देखिए जब संविधान बनाने की बात शुरू हुई तो ये हुआ यार बनाया कैसे जाए, कहें ऐसा करो एक ग्रुप बना लेते हैं ना, तो कहें हाँ बना लो। तो एक ग्रुप बना लिया गया, उस ग्रुप का नाम रखा गया संविधान सभा। क्या रखा गया, संविधान सभा। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का गठन हुआ, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। उस संविधान सभा का उद्देश्य यही था कि हमें देखना है कि संविधान जो है कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद उसको बनाने का कार्य किसने किया था, डॉक्टर VR अंबेडकर जी ने। और बना कब था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखे रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम लोग स्टोरी को थोड़ा थोड़ा लिंकअप करेंगे। देखिए अब संविधान तो बन गया। पहले के जमाने में यह था कि लड़कियां जो है वो घर में रहेंगी, केवल काम करेंगी। लेकिन जब संविधान बना तो उसमें कहा गया नहीं, सबको समानता का अधिकार है और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर वो खेलना चाहती हैं तो खेलें, पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें, और कोई कार्य करना चाहती तो करें, इनके लिए उन्हें कोई रोकेगा नहीं। तो इसी बेस पे एक लड़की है जो थोड़ी सी प्रेरित हुई, देखिए कहानी के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो कहानी के माध्यम से आप याद रखिएगा। लड़की का क्या नाम था, अफसाना। क्या नाम था इनका, अफसाना। और ये कहाँ की थी, ये थी आपकी मुंबई। कहाँ की थी, मुंबई की। देखिए कहाँ की थी ये, मुंबई की। और मुंबई में इन्होंने बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ली, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ली। और जहां ट्रेनिंग ली उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम था नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। क्या नाम था, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। क्लियर रहेगा। तो भाई आपसे पूछता है कि अफसाना जो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ की है, नागपाड़ा। अफसाना कहाँ की है, मुंबई की।
किस एसोसिएशन से खेलती थी? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। या आपसे पूछ ले कि अफसाना जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको 12 बताता हूं। इसको यहां देने का मतलब ये नहीं है कि आप चले आप खिलाड़ी याद करें आप कि आईपीएल में कौन जीता, फलाना कौन जीता, विश्व कप कौन जीता, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको एनसीईआरटी दिया है केवल उतना आप दिमाग में रखिए, नंबर लेके जाइए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में थोड़ा सा सड़क के बारे में चर्चा है। सड़क में पूछता है कि सड़क पे जो काली काली चीज बिछाई जाती है वो क्या होती है, तो उसको आप जान लीजिए, वो है कोल टार, या उसको कहते हैं डामर। क्या कहते हैं? डामर, या इसका नाम है कोल तार। ठीक है, कोल तार या कह लीजिए डामर, कोल तार या डामर, कोल तार या डामर, याद रहेगा। चलिए ठीक है, देखिए अब इसके बाद में अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा गुजरात के बारे में। देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज को। देखिए गुजरात में एक जगह है वानगाम। ठीक है, वानगाम एक जगह है। जैसे आपसे पूछता है कि वानगाम जगह कहाँ है? गुजरात में है। अब ये क्यों फेमस है इसके बारे में लोग देखते हैं। देखिए गुजरात में वानगाम में, गुजरात के वानगाम में एक चीज आप ध्यान रखें। देखिए गुजरात के वानगाम में क्या होता है जानते हैं आप लोग? यहाँ जो सब्जी होती है, क्या होती है? सब्जी। ठीक है, देखिए सब्जी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये हो गया क्या? सब्जी। सब्जी के ऊपर उल्टा मटका रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे? उल्टा मटका रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे? उल्टा मटका, और इसको जला करके पका देंगे, जला करके पका देंगे और पका के खाएंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उधयू। क्या कहते हैं? उधयू, जिसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ये ही देखो आपको ध्यान, यानी कि पूछता है आपसे कि उल्टे मटके में खाना पकाना कहाँ पकाते हैं? गुजरात में। सब्जी को उल्टे मटके में पका के कहाँ खाया जाता है? गुजरात में। उधयू क्या है? उधयू क्या है? उधयू, तो उधयू क्या है? उधयू एक प्रक्रिया है जिसमें मटके को उल्टा रख के खाना बनाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। अच्छा एक चीज और ये बताइए, जब इस यहाँ आसपास जलाएंगे तो सब्जियां थोड़ी जलाएंगे, जो खेतवा में खरपतवार होगा वही नहीं जलाएंगे, तो खेत में जो खरपतवार होगा, जंगली घास होगी, उसी को जलाएंगे। तो उसी प्रकार की एक जंगली घास है जिसका नाम है क्रोटोन। क्या नाम है? क्रोटोन। ये ध्यान रखिएगा, क्रोटोन एक जंगली घास है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्रोटोन एक जंगली घास है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। उधयू एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें भोजन को या सब्जी को मटके में उल्टा ढक कर बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखे रहिएगा, सब्जी तोड़ के लाते नहीं है, वो खेतों में जला देते हैं। ठीक है, और जिसकी मदद से जलाते हैं वो क्या है? क्रोटोन है। क्लियर रहेगा? याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सब्जी बन गई, जलाने के बाद में अब क्या मुद्दा आता है? अब मुद्दा आ गया कि भाई अगली फसल तो आप बोएंगे ना। जब अगली फसल बोएंगे तो आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो खेत है वो एकदम फ्रेश रहे, मतलब ताजा रहे, ताकि अगली फसल जो भी हम लगाएं वो अच्छे से हो। इसके लिए क्या होगा? देखिए इसके लिए केंचुए आपकी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? केंचुए। देखिए केंचुए क्या करते हैं? मिट्टी को खा करके, ठीक है, मिट्टी को खा करके, एक सेकेंड, मिट्टी को खा करके पोली बना देते हैं, पोली या पोपली कर देते हैं। ठीक है, केंचुए मिट्टी को खा के पोपली कर देते हैं, जिससे मिट्टी बेहतर या अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो आपसे पूछता है केंचुए किसानों के लिए मदद करते हैं या उनका नुकसान करते हैं? तो केंचुए किसानों की मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं। इसलिए केंचुओं को
किसान का या किसानों का मित्र बोला जाता है। केंचुओं को किसानों का मित्र बोला जाता है। केंचुओं को किसानों का मित्र बोला जाता है। याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरात के बारे में जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं झारखंड में। कहां चलते हैं? झारखंड में। सबसे पहली चीज, जैसे आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ की कुछ भाषा है। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां मराठी है। गुजरात जाइए, गुजराती है। बंगला जाइए तो बंगाली है। वैसे ही झारखंड में एक भाषा बोली जाती है कुडुक। क्या भाषा बोली जाती है? कुडुक। ठीक है, कुडुक। कुडक नहीं, कुडुक। तो कुडुक भाषा कहां बोली जाती है? कुडुक भाषा कहां बोली जाती है? झारखंड में। कुडुक भाषा कहां बोली जाती है? झारखंड में। ठीक है, अब देखिए, कुडुक में जैसे जंगलों को बेहताशा, मतलब झारखंड में जंगलों को बेहताशा रूप से खूब काटते। ठीक है, तो जंगलों को बचाने के लिए वहां की एक आदिवासी महिला आगे आई। जैसे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, विश्नोई प्रजाति की अमृता देवी आगे आई थी ना। वैसे ही यहाँ पर वो जो महिला आगे आई, उनका क्या नाम था? सूर्यमणि। क्या नाम था इनका? सूर्यमणि। और जब ये आई तो इन्होंने कहा हम जंगल को कटने नहीं देंगे। इन्होंने कहा जंगल बचाओ आंदोलन चलाएंगे हम। क्या चलाएंगे? जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, इन्होंने कहा जंगल बचाओ आंदोलन चलाएंगे। अर्थात आपसे पूछता है झारखंड में या जंगल बचाओ आंदोलन किसने चलाया? सूर्यमणि जी ने। कहा? झारखंड में। जंगल बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। अब भाई आंदोलन तो चला दिया, लोग कैसे आएंगे? पता चली लोग आए नामांकन, मतलब आपसे मिलने के लिए, आप गायब हो। तो इन्होंने कहा उसकी व्यवस्था करते हैं। इन्होंने एक संस्थान बना दिया और संस्थान का नाम रखा तुरांग। क्या नाम रखा? तुरांग। और तुरांग का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में। ठीक है, तो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तुरांग का क्या अर्थ है? तुरांग का अर्थ है जंगल। और कहां? झारखंड में। यह आपसे पूछता है तुरांग किस भाषा का शब्द है? तो कुडक या कुडुक। ठीक है, कुडुक। तो कुडुक भाषा का अर्थ क्या है? कुडुक भाषा में तुरांग का अर्थ क्या है? जंगल। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में किसने चलाया था? सूर्यमणि जी ने। क्लियर। ऐसे ही इन्होंने यहाँ आंदोलन चलाया। कुछ आंदोलन उत्तराखंड में हुए। ऐसे देश के विभिन्न जगहों पे आंदोलन होने लगे कि आप जंगल क्यों काट रहे हैं, इससे लोगों को, आदिवासी लोगों को नुकसान हो रहा है। तो भारत सरकार ने कहा हाँ ये बात तो सही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो क्या करें? कहें एक कानून बना देते हैं ना। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, अब से जंगल अधिकार कानून, क्या बना दिया उन्होंने? जंगल अधिकार कानून। और कहा कि 25 साल अगर कोई आदिवासी वहां 25 साल से रह रहा है तो जंगल पे उसका अधिकार है, बगैर उसके पूछे कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, ध्यान रखिएगा, जंगल अधिकार कानून में कहा गया कि 25 साल से जो आदिवासी वहां रह रहा है वो जंगल से खाने पीने की चीजें ले सकता है, वहां की लकड़ियां काट सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट पे ध्यान रखे, और अन्य कोई जंगल से कोई चीज उनके मर्जी के खिलाफ प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये आया आपका जंगल अधिकार कानून जो 25 साल के लिए था, और ये आया कब था? सन 2007 में। ठीक है, तो सन 2007 में जंगल अधिकार कानून अस्तित्व में आया, जिसमें यह कहा गया कि जो अगर कोई व्यक्ति 25 साल से जंगल में रह रहा है तो जंगल की चीजों पे या जंगल के कह लीजिए कि उत्पादों पे उसका अधिकार है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे जंगल अधिकार कानून 2007 में। और इसीलिए सूर्यमणि जी को कहा जाता है गर्ल स्टार्स। ठीक है, गर्ल स्टार यानी कि यह चमकता सितारा कह लीजिए, या सितारा है। ठीक है, कौन? सूर्यमणि जी। ठीक है, स्टार नहीं, स्टार होगा, गर्ल स्टार। क्लियर है? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब झारखंड की बात हो गई, जंगलों की बात हो गई, तो भाई अब हम देखिए अब क्या हुआ कि जंगल अधिकार कानून तो आ गया। हाँ, अब मजा आ गया। अब लोगों ने कहा अब कहीं चलो, अब क्या दिक्कत है, जंगल तो हमारे कब्जे में आ ही गया है, अब हम करेंगे जो करना है। देखिए, अब जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो है मिजोरम से संबंधित। देखिए, हुआ क्या, जब जंगल अधिकार कानून आ गया तो लोग मस्त हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, जंगल अधिकार कानून केंद्र ने लागू किया था, सेंट्रल ने, तो झारखंड के लिए थोड़ी था, वो पूरे देश में है। तो मिजोरम के लोग यहाँ क्या हुआ, झूमने लगे। अब कहेंगे क्या मिजोरम के लोग कैसे झूमने लगेंगे, क्या ट्रिक बता रहे हैं आप? अरे मिजोरम जो मजे में है वही तो झूमेगा। मिजोरम घूमो झूमो। तो मिजोरम में होती है झूम खेती, या आप कह लीजिए झूम कृषि। इसमें होता क्या है, देखिए, जंगल के जो खरपतवार होते हैं जंगल के, उनको वहीं पर जलाकर खेती योग्य या खेती हेतु भूमि बनाकर खेती की जाती है। खेती हेतु भूमि बनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की किसी को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, या झूम कृषि। अर्थात जंगल की झाड़ियों को या जंगल के खरपतवार को उसी जगह पर तोड़ मरोड़ काटना नहीं है, उसी जगह पे जला करके खेती हेतु भूमि बनाकर जब खेती की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, झूम कृषि या झूम खेती। ठीक है, और ये कहाँ है, ये आपका है मिजोरम में। अच्छा, जब वो झूमेंगे तो गाना भी तो गाएंगे, नाचेंगे भी तो उस नाच को या उस गाने को क्या कहते हैं, चेराओ। क्या कहते हैं, चेराओ नृत्य। तो चेराओ नृत्य कौन करता है, चेराओ नृत्य करते हैं मिजोरम के लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग ये आपका क्या कहते हैं, चेराओ नृत्य करते हैं क्योंकि झूम कृषि के दौरान वो एकदम खुश होते हैं। और वो लोग सीटी भी बजाते हैं, कैसे, पत्तों की, या कह लीजिए पत्तों की वो सीटी बना करके बजाते हैं, पत्तों की सीटी बना करके वो बजाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा। देखिए, क्या ध्यान रखना आपको कि मिजोरम में किसकी खेती होती है, झूम कृषि होती है। साथ ही साथ मिजोरम के लोग झूम कृषि करते समय चेराओ नृत्य करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि चेराओ नृत्य कहाँ फेमस है, तो बता सकते हैं आप कहाँ, मिजोरम में है। और इसमें होता क्या है, लोग जैसे पत्ते का सीटी पे ऐसे बजता है ना, वो बजाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई झूम कृषि की, याद रहेगा। देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक एकदम आता है, हमें जो जानना है वो जानना क्या है। देखिए, जैसे इंसान को, बच्चा इंसान होता है, दो आंखें, हाथ पैर नाक मुंह, और इस पेड़ से ऐसे पेड़ आते हैं, कोई बौना कोई ठीकना, कोई इंसान काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा मोटा। ये सब चीजें क्यों होती हैं, अब इस पे किसी का ध्यान तो जाता नहीं है। तो जो मेंटली स्ट्रांग होगा उसी पे जाएगा ना। तो मेंटल स्ट्रांग यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे ये आप ध्यान रख रहिएगा, कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रिया के थे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में, पूछ लेता है आपसे। तो इनका जन्म 1822 में हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ये जानने के लिए कि अगली पीढ़ी क्या होगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे विकास होता है, इसको जानने के लिए इन्होंने 28,000 प्रयोग किए थे। मतलब 28,000 नहीं, 28,000 पौधों पर, 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे। और किसके पौधे, मटर के 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे पौधे कब पीले लाल हरे मोटे पतले, मटर के दानों में क्या प्रभाव पड़ता है। इसी बेस पे इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहा गया मेंडल आनुवंशिकता थ्योरी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि आनुवंशिकता
सिद्धांत किसने दिया था? तो आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था किस पे किया था भाई? तो इन्होंने प्रयोग किया था मटर पे, मटर के पौधों पर। और कितने? लगभग 28,000 मटर के पौधों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब जब ये पूरा हो गया, ये बड़े खुश हुए। इन्होंने कहा अब हम खाएंगे खाना। तो खाना में उन्होंने क्या खाया? पूरण पोली। क्या खाया? पूरण पोली। अब आप कहेंगे ये क्या है? पूरण पोली क्या होता है? तो ये है आपका चने की रोटी, और वो रोटी होती है मीठी, यानी कि चने की जो दाल होती है, चने की जो दाल होती है उस दाल को पीस करके रोटी बनाई जाती है और उसको इन्होंने खाया। तो ये जो सेक्शन है, ये स्टोरी हमने ऐड कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे, ऐसा कुछ इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये थे दोस्तों आज हम लोग का क्लास 5 ईवीएस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में ईवीएस में हम लोग मैप अध्ययन करेंगे, उसके बाद में पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अब हम लोग कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैप और क्वेश्चन पेपर होने के बाद में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।